पंप कर पाएगा और लगभग 30 ml बाहर वापस चला जाया करेगा हर बार, तो 40 ml से बॉडी का काम तो चलने वाला है नहीं, या चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो फीडबैक सिस्टम रिलीज होगा। इस मसल के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, फीडबैक सिस्टम रिलीज होगा और वो कहेगा प्रेशर बढ़ाइए, क्योंकि आप शायद नहीं भेज पा रहे हैं। यहां क्या होगा, ये मसल्स प्रेशर बढ़ा देंगी, ये मसल और ज्यादा प्रेशर लगाएंगी कि भाई जितना ब्लड आता है उतना बाहर जा पाए। तो मान लेते हैं ये 120 की जगह 140 mmHg का प्रेशर जनरेट होने लगा, 140 mmHg की ताकत लगने लग गई। तो अगर 140 mmHg की ताकत यहां लग भी जाएगी तो जो फोर्स इधर भेजने में लगेगा, और ये अगर बंद नहीं किया गया तो वही फोर्स इस पे भेजने पे भी तो अलाउ हो जाएगा। तो जो 30% ब्लड यहां आ रहा था, अब अगर मान लो इधर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा तो इधर भी तो बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां भी 35% आना शुरू हो गया इधर। अब बॉडी को कम ब्लड मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? अब कम मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। डिफरेंस तभी आ सकता है जब समय अनुसार इस वाल्व को बंद करवाया जाए। यहां से आप प्रेशर कितना भी लगाते रहें, आप बस ब्लड पर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के सेल्स को नॉर्मल ब्लड नहीं मिल पाएगा। अब है क्या इसके पीछे? रेगुलर जब आप ऐसे कराते रहेंगे इन मसल्स को, कि इसको आप कह सकते हैं ब्लैंक पंपिंग सिस्टम। ब्लैंक मतलब कि उतना ज्यादा कुछ आ नहीं पाता है, फोर्स ज्यादा लगता जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन नॉर्मल जितना ब्लड वापस आ जाना चाहिए, जितना आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, बैकफ्लो भी हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है बार बार। तो होगा क्या, ये जो मसल्स हैं, इनके जो सेल्स हैं, ये धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी में चले जाते हैं। जैसे मैंने एक बार जिम का एग्जांपल दिया, ये एक्सेस काम कर रहे हैं ना। अगर 120 mmHg का प्रेशर जनरेट करते थे, 140 mmHg का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, तो ये तो इनके लिए एक्सेस काम हो गया। और जबकि काम पूरा हो नहीं पा रहा है, तो उसके बाद 140 के बाद भी तो बढ़ेगा, क्योंकि फीडबैक सिस्टम बंद नहीं होने वाला है। 160 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और ये रेगुलर ऐसे चलता रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। तो ये रेगुलर जब ऐसे चलता रहेगा, तो जैसे जिम में होता है मसल्स थिक होनी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही ये कार्डियोसाइट्स, ये कार्डियक मसल की पीस है, फिर पीस के बाद मैंने एक निकाला, अब ये थिक होनी शुरू हो जाती हैं, ये कार्डियोसाइट्स थिक होनी शुरू हो जाती हैं। और कार्डियोसाइट थिक, कार्डियक मसल थिक होगी, क्योंकि कार्डियोसाइट थिक होते चले जाएंगे। मतलब अगर ये एक कार्डियोसाइट है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर सारे कार्डियोसाइट आपस में थिक हो गए तो डायरेक्टली ये थिक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और अगर यहां से पीस थिक हो गया तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आपको पूरी मसल थिक दिखेगी। हाइपरट्रॉफी इसको कहते हैं। तो दो बातें, पहला प्रेशर की बात हम लोगों ने की कि अगर प्रेशर बढ़ाना पड़े, और प्रेशर में एक कॉज हम लोगों ने डिस्कस किया है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज। दूसरी बात कि अगर इनका रेडियस बढ़े, वीडियो आ रही है?
तो ये बात ध्यान रखना है कि इनके कार्डियोसाइट थिक हो जाते हैं और उससे हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी से, लेकिन हाइपरट्रॉफी होती चली जाएगी, उससे क्या होगा, कार्डियक फेलियर होगा, क्योंकि ब्लड पूरा नहीं आने वाला है। अगर उसका कॉज नहीं हटाया गया, अगर वो रिगर्जिटेशन, उसका वॉल्व ठीक नहीं कराया गया, तो वॉल्वोप्लास्टी होती है अगर वॉल्व खराब होते हैं तो, या बहुत बार वॉल्वुलर इन्फेक्शन होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो डैमेज है तो वॉल्वुलर प्लास्टी होती है, फिर उसको ऑपरेशन के लोग करवाते हैं और उसको चेंज कराते हैं कस्प को। तो ये सब है, इस कारण से होता है। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में कुछ समझ में आया अब तक? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ने कहा आसान भाषा में कि स्ट्रेच होना तो ठीक है, लेकिन एक्सेस स्ट्रेच होना ठीक नहीं। समझ में आया? इन्होंने कहा स्ट्रेच होना तो ठीक है, एक्सेस स्ट्रेच होना ठीक नहीं है। फिर उसके पीछे उन्होंने बताया कि एक्सेस स्ट्रेच अगर होगा तो मस्कुलर इलास्टिसिटी चली जाती है धीरे धीरे, और वो वैसे हो जाता है जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं पैंट का रबर, आप उसको एक लिमिट तक खींचते हैं तो रिकॉइल होता है तेज, लेकिन आप उसको कहें कि मैं 5 मीटर तक खींच दूंगा तो हो सकता है टूट जाए, और हो सकता है उसकी धीरे धीरे इलास्टिसिटी गायब हो जाएगी। तब आप उसको जब छोड़ोगे तो वो रिकॉइल बहुत स्लो होगा, तो प्रेशर फॉल हो जाएगा, और अगर प्रेशर फॉल हो गया तो ब्लड नॉर्मल क्वांटिटी में स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट वीक हो जाएगा और सेल्स को नॉर्मल क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिल पाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक फेलियर। क्लियर? ऐसे ही ये तो हो गया मिट्रल रिगर्जिटेशन। सोचो अगर ऑर्टिक स्टेनोसिस हो जाए, रिगर्जिटेशन ना हो, मिट्रल वॉल्व ठीक हो। देखो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज VHD अपने आप में एक टॉपिक है, वो हम लोग बहुत लेंथी, ये जो बहुत लेंथी उसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। VHD में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है रिगर्जिटेशन। वॉल्व का काम क्या है, फिजियोलॉजी ही खराब हो जाए उसी को हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं, उसी को हम बीमारी कहते हैं। वॉल्व की फिजियोलॉजी क्या है, समय पर बंद होना, समय पर खुलना, यही उसकी फिजियोलॉजी है। और उसकी बीमारी क्या है, समय पर बंद ना होना या समय पर ना खुलना, यही वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है। जैसे मान लो सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर मिट्रल वॉल्व ही ओपन रह जाए तो ये सही होगा। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है और मिट्रल वॉल्व ओपन रहे तो ये सही है, तो रिगर्ज होने लगेगा, तो ये फिर वॉल्वुलर हार्ट डिजीज हो गया। या मान लो वो मिट्रल वॉल्व ठीक हो और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो तब ऑर्टिक वॉल्व ओपन ही ना हो, तो ये ठीक है, तो ये भी पैथोलॉजी, ये भी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है। तो 2 टाइप की वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होती है, एक तो समय पर खुलना ही नहीं होता है, उसको कहा जाता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, ब्लॉकेज, तो वॉल्व ब्लॉकेज है, ब्लॉक है। एक होता है रिगर्जिटेशन, जिसमें असमय खुला रहता है, बंद नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन। तो चाहे रिगर्ज हो चाहे स्टेनोसिस हो, दोनों खतरनाक हैं। जैसे यही हम लोग पढ़े कि अगर ओपन रह गया तो ब्लड रिगर्ज हो रहा है, और अगर सोचो ये स्टेनोस कर दिया जाए, इसको क्लोज कर दिया जाए, ये ओपन ही ना हो या हाफ ओपन हो, कंप्लीट ओपन ना हो, तो क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो कंप्लीट ब्लड ही यहां से नहीं निकल पाएगा, तो भी वही हाल होगा जो रिगर्ज में हो रहा था। वेंट्रिकल कोशिश करेगा कि मैं पंप करूं, वो फोर्स जनरेट करेगा, लेकिन वहां से रास्ता ही नहीं ओपन है, तो भी धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी होने लग जाएगी। समझ में आ रही बात?
समझ में आ रही है? वॉल्वुलर हार्ट डिजीज। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जब रिगर्जिटेशन होता है तो प्रेशर ओवरलोड होता है। ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। फ्रैंक स्टालिंग लॉ की पूरी कहानी के बाद जिससे हम लोगों को मतलब है वो बात ये है कि जब रिगर्जिटेशन, एक होता है रिगर्जिटेशन और एक होता है स्टीनोसिस। जब रिगर्जिटेशन होता है, बैक फ्लो होता है, तब वॉल्यूम ओवरलोड होता है। ये वॉल्यूम ओवरलोड तो समझ में आ रहा होगा। एट्रियम में फिल होता है, फिर एट्रियम पूरा ब्लड नीचे डाल देता है, तो यहाँ वॉल्यूम ओवरलोड होता है। तो यहाँ वॉल्यूम ओवरलोड होता है। लेकिन जब स्टीनोसिस होता है, अच्छा दूसरी बात और, जब वॉल्यूम ओवरलोड होता है और ये रिगर्जिटेशन का केस हो, तो यहाँ का भी वॉल्व ओपन है, यहाँ का भी वॉल्व ओपन है, कहीं भी वॉल्व क्लोज नहीं है। तो जब यहाँ प्रेशर लगता है वेंट्रिकल का, जितना भी प्रेशर लगता है इस ब्लड को बाहर निकालने के लिए, तो बीच में ब्लड भरा होता है, तो इस ब्लड पर प्रेशर लगता है और ये ब्लड ऊपर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन यहां क्रिएट नहीं हो पाता है, टेंसाइल फेज नहीं होता है ज्यादा। अब ये कोरिलेट कैसे करो कि टेंसाइल फेज क्या है और टेंसाइल फोर्स क्या है? टेंसाइल मतलब प्रेशर। जब यहां बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है ब्लड के ऊपर, तो कुछ ब्लड यहां निकल जाता है, कुछ ब्लड ऊपर चला जाता है, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर बचता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि इन मसल्स को इसके ऊपर प्रेशर लगाना ही पड़े रेगुलर, क्योंकि प्रेशर से लगाते हैं लेकिन ब्लड निकल जाता है तो प्रेशर तुरंत डाउन हो जाता है, प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जाता है, कह सकते हैं। ये रिगर्जिटेशन की कहानी है। लेकिन दूसरे फेज में, दूसरे पेशेंट में आ जाओ जिसको स्टीनोसिस है, ये एट्रियम है। अब अगर इसको स्टीनोसिस है, इसका वॉल्व ही क्लोज है या हाफ क्लोज है, थोड़ा सा क्लोज है, तो भी पूरा ब्लड नहीं आ पाएगा। जब यहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और यहां से कॉन्ट्रेक्शन शुरू होगा, सिस्टोलिक फेज शुरू हो जाएगा, सिस्टोलिक फेज शुरू होगा, तो कार्डिया कोशिश करेगा, ये मसल्स ताकत लगाती हैं कि यहाँ का ब्लड पूरा यहाँ से निकल जाए। लेकिन होता क्या है कि ये गेट ऑफ है, गेट क्लोज है, नैरो है, स्टेनोसिस है, तो इस यहां से ब्लड बाहर निकल नहीं पाता है। जबकि इस केस में ब्लड इजीली यहां से भी निकल गया था या इधर भी निकल गया था। यहां क्या होता है कि ये वाला टाइम से क्लोज हो जाता है, क्योंकि मिट्रल वॉल्व नॉर्मल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर उसको क्लोज हो जाना चाहिए, और इधर वाला भी हाफ क्लोज है। तो ये जब मसल पावर लगाती हैं तो ना तो ब्लड इधर से निकल पाता है ना ब्लड इधर से निकल पाता है, बीच में ही ब्लड रश होता है और ब्लड के ऊपर जबरदस्ती का फोर्स लगाया जाता है, ना ब्लड उधर से ना इधर से। और जबकि रिगर्ज में क्या हो रहा था, ब्लड इधर से भी निकल जा रहा था, इधर से भी निकल जा रहा था। अब दो केसेस, एक तो रिगर्जिटेशन, एक स्टीनोसिस। तो कार्डियक मसल को सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से केस में लगाना पड़ेगा? कब फील होता होगा उसको कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है? स्टीनोसिस में। स्टीनोसिस में तो दो टाइप के केस यहां आ गए, एक तो रिगर्जिटेशन, एक स्टीनोसिस। क्या है कि रिगर्जिटेशन में जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो खर्च हो जा रहा है, ये समझ सकते हो, वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि ब्लड इधर से उधर निकल गया। लेकिन जब स्टीनोसिस में फोर्स लगाया जाता है तब वो डिसअपियर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कहीं यूज ही नहीं हो पाया, वो उसी अपने ही ब्लड पर फोर्स लगाता रहा और ब्लड इसी में रश होता रहा। दो केसेस। दो चेंजेस आते हैं मायोसाइट्स में।
कार्डियोमायोसाइट्स में। अगर वॉल्यूम ओवरलोड होगा, एक है वॉल्यूम ओवरलोड और एक है प्रेशर ओवरलोड। प्रेशर ओवरलोड, इसमें आप जानते हैं रिगर्ज होता है तो ब्लड वापस आकर वॉल्यूम ओवरलोड होता है, और यहाँ प्रेशर ओवरलोड हो रहा होता है क्योंकि प्रेशर कहीं यूज ही नहीं हो पाता है, उसी में रश होता रहता है। दो केसेज हैं, दोनों के मायोस जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं उनमें थोड़ा अंतर आता है। जैसे अगर ये नॉर्मल मायोसाइट है, एक मायोसाइट नॉर्मल है, ये नॉर्मल मायोसाइट है, तो नॉर्मली अगर वॉल्यूम ओवरलोड होता है तो यहां दो चीजें होती हैं, एक तो इसका थिकनेस बढ़ जाता है, एक तो इसका थिकनेस बढ़ता है, दूसरा इसका लेंथ भी बढ़ता है। इसका थिकनेस भी बढ़ जाता है और इसका लेंथ भी बढ़ता है। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, कुछ ऐसे, एक मायोसाइट की मैं बात कर रहा हूं कार्डियोमायोसाइट की, ये कोई पीस नहीं है, ये वन मायोसाइट है। अब अगर ऐसे सारे हो जाएं तो पीस ही लेंथी हो जाएगा, तो इसका थिकनेस भी बढ़ा और लेंथ भी बढ़ा। लेकिन अगर कोई प्रेशर ओवरलोड का केस है, अब आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये हम कैसे झांक कर देखेंगे कि कार्डियोमायोसाइट में लेंथ बढ़ा है कि थिकनेस बढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन डिपेंडेंट है, जो बहुत आगे जाकर इन्वेस्टिगेट होती हैं। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि अगर कभी ये कहीं लिखकर मिलता है या कभी कोई केस ऐसे आता है और वहां आपको लिखा मिलता है कि मायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट का लेंथ बढ़ा हुआ है और थिकनेस बढ़ा हुआ है, ये लिखकर आता है मसल के बारे में, कार्डिक मसल के लिए कि थिक हो गई है मसल्स, तब आपको समझ में आता है। तो अगर इनकी मसल थिक है, लेंथी है, तो ये हो सकता है केस की वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा हो। लेकिन अगर सिर्फ थिक हुई है और लेंथी नहीं हुई है, अगर सिर्फ थिक हुई है तो ये प्रेशर ओवरलोड की कहानी होगी, इसमें लेंथ नहीं बढ़ा होगा। यहां लेंथ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ थिक हो जाते हैं। प्रेशर ओवरलोड में। लेकिन ये दोनों ही हाइपरट्रॉफी के केस हैं, क्योंकि साइज बढ़ रहा है कहीं ना कहीं से दोनों के, और दोनों ही हाइपरट्रॉफी के केस हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर हाइपरट्रॉफी है तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। और बहुत बार तुमको मिलता है, खासकर ये सब मिलता है उसमें लिखा हुआ, जब हम लोग ईगोकार्डियोग्राफी कराते हैं वहाँ मिलता है, डायलेटेड कार्डियक मसल लिखा हुआ मिलता है, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी लिख कर आता है। तो डायलेटेड का मतलब ही यही है कि जो मसल्स हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिड हैं, उनका साइज बढ़ गया है, उनमें इलास्टिसिटी अब नहीं बची है। और उनमें इलास्टिसिटी तभी नहीं बचती है जब ये कंडीशंस आते हैं, जब उनके सेल्स एबनॉर्मल साइज के हो जाते हैं। मतलब ये है कि ये मोटे हो गए हैं, स्टीरॉइड खाकर, जैसे कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो बहुत मोटे हो जाते हैं, तो उनमें एनर्जी नहीं बचती है, बस बॉडी होती है लेकिन एनर्जी नहीं होती। वैसे ही मसल्स के साथ होता है, वो भी मसल्स ही हैं, ये भी मसल ही है। तो इनके साथ भी ऐसे होता है कि इनका साइज तो बढ़ जाता है, कार्डिया मैस्कुलर लगता है, थिक लगता है, डायलेटेड लगता है, लेकिन इनमें पावर नहीं बचती है, फिर प्रेशर नहीं बचता है।
और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी होने के बाद एक समय तक तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित समय आने के बाद जब हाइपरट्रॉफी बढ़ जाती है तो ये इतने ज़्यादा थिक हो जाते हैं कि ये प्रेस ही नहीं कर पाते हैं फिर अपनी फोर्स को। तो ब्लड पे अगर प्रेस नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर नहीं जनरेट होगा और ऑर्टा में ब्लड जाएगा नहीं, तो कार्डियक आउटपुट वीक हो जाएगा और फिर से वही होगा कि सेलुलर हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट बीमार होगा, सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया कहानी? मिट्रल रिगर्जिटेशन। और ऐसे ही आपको राइट वेंट्रिकल के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे हम लोगों ने लेफ्ट वेंट्रिकल का पढ़ा, ऐसे ही राइट वेंट्रिकल के बारे में भी इमेजिन कर सकते हो। सोचो ट्राइकस्पिड वॉल्व ना क्लोज हो समय पर, तो जब राइट वेंट्रिकल फोर्स करेगा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, तो आधा ब्लड फिर से एट्रियम में वापस चला जाया करेगा। समझ में आ रही है बात? तो आधा ब्लड फिर से चला जाएगा। तो सेम कंडीशन वहां भी होगा जैसे राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ हो रहा है।